स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और उनकी ब्रेक डाउन की वजह से हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और ये प्रोसेस क्योंकि सेल के अंदर हो रहा होता है इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये 4 हिस्सों पे होता है, 4 हिस्सों में मुकम्मल होता है। उसमें से जो फर्स्ट हिस्सा है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब अगर हम उस लार्ज मॉलिक्यूल की बात करें तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो फूड है वो किसकी शक्ल में होती है, वो होती है ग्लूकोज की शक्ल में। अब ये जो ग्लूकोज है जब इसकी ब्रेक डाउन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो ये क्या चीज देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। और इसके अलावा क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और क्या चीज बनती है, साथ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी है ये हमें ताकत देती है हमारे जिस्म में जब हम खाना खा रहे होते हैं। अब ये जो इसकी ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की, ये इस शक्ल में आती है 4 हिस्सों में। उसमें से अगर हम फर्स्ट हिस्से की बात करें जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो फर्स्ट वर्ड है ग्लाइको, ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ग्लूकोज को। और जो सेकेंड वर्ड है लिसिस, इसका मतलब है स्प्लिटिंग। यानी कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो जाती है और स्प्लिटिंग होने के बाद ये ग्लूकोज क्या बना देता है, ये बना देता है एक मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल किस चीज का होता है, वो होता है पायरुविक एसिड का। यानी कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है उसके आखिर में हमें पायरुविक एसिड मिलता है। अब ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का जिसमें पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से, ये क्या होता है, ये 2 चीजों में होता है, ये 2 कंडीशंस में होता है। और वो जो 2 कंडीशंस हैं वो क्या है कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। यानी कि ये प्रोसेस इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों सिचुएशंस में हो सकता है। और ये होता कहाँ है, सेल के अंदर। यहाँ पे आप अपने सामने ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने सामने एनिमल सेल देख रहे हैं। और एनिमल सेल के यहाँ पे बाहर जो है ये एक मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा गया है साइटोसोल। और ये कहाँ पे होता है, ये साइटोसोल के अंदर जो है कुछ चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को तेज करते हैं। और ये एंजाइम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये इस फ्लूइड के अंदर, इस साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इस स्प्लिटिंग को तेज कर देते हैं। अब अगर हम इसके ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस की तरफ देखें तो ये हमारे सामने जो है ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इसके 2 हिस्से हैं, 2 फेजेस हैं। एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो होता है प्रिपरेटरी फेज का। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये कार्बन को शो कर रहे हैं और ये कितने हैं, ये 6 कार्बन है। अब ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर चेंज हो जाता है और चेंज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाती है, शामिल हो जाती है। और ये फॉस्फेट जब इसके अंदर ऐड होती है तो एक एनर्जी मॉलिक्यूल खर्च होता है और वो एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी की शक्ल में है। और ये एटीपी का मॉलिक्यूल जब खर्च हो गया है तो इसमें से जो है वो क्या चीज बन गई है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बन गया है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गई है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसके अंदर इसकी रीअरेंजमेंट होती है और रीअरेंजमेंट के बाद ये क्या बना देता है, ये बना देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट इसलिए इसे लिखा गया है क्योंकि अगर आप इसके फॉस्फेट की पोजीशन देखें तो ये 6 कार्बन पे है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये फ्रक्टोज
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये दोबारा से एक नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके दरमियान भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो खर्च होता है। एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो खर्च होगा और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्जन के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉस्फेट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगी हुई है और एक जो है वो 6 पोजीशन पे लगी हुई है, और ये दो जो है फॉस्फेट हैं इसलिए हमने इसके साथ डाई का वर्ड लिखा है। तो ये क्या है, ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये क्या है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो है जब ये टूट जाता है तो ये क्या है, ये दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसे कहा जाता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि इसके थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। और जो दूसरा है उसे कहा जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसमें से ये जो डबल एरो है ये इस चीज को शो कर रहा है कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब जब ये ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद कौन सा फेज शुरू होता है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेटिव फेज शुरू होता है जिसको कहा जाता है एनर्जी कंजर्विंग स्टेज या एनर्जी कंजर्विंग फेज। क्योंकि ये जो इसके बाद जो स्टेप्स आएंगे उसमें एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे। उससे पहले वाले जो आपने स्टेप्स देखे थे उसमें एनर्जी मॉलिक्यूल खर्च हो रहे थे। अब आप जो देखेंगे उसमें देखेंगे कि एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे हैं। अब ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या बना देता है, ये बना देता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है कि यहाँ पे दो जो है ये फॉस्फेट जो है इसके साथ अटैच हो गए हैं और NAD का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया है NADH में। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, यहाँ पे दो NADH के मॉलिक्यूल मिले हैं। और NADH क्या है, NADH जो है ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, यानी कि एनर्जी का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है, यहाँ पे तैयार हो गया है। अब ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये जो है दोबारा से एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एडीपी के मॉलिक्यूल जो हैं वो उन्होंने दो एटीपी के मॉलिक्यूल बना दिए हैं, यानी कि दो एनर्जी के मॉलिक्यूल बना दिए हैं और खुद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होके ये क्या बना देता है, ये बना देता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है बाद में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है और ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होने के बाद क्या बना देता है, ये बना देता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये दोनों जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉस्फेट है ये थर्ड पोजीशन पे अटैच है, यानी कि कार्बन नंबर 3 पे है, और इसमें जो है ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। ये जो है ये इन दोनों में फर्क है। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। यहाँ पे आप इसके साथ 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर से साइड से एक और चेन आ रही है और इसी तरह का एक जो चेन है वो यहाँ पे भी हो रही होती है। इसका मतलब है कि टोटल जो है वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे होते हैं। जब ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। और ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसकी 2 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। अब ये जो PEP है जिसे कहा जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये दोबारा से 2 ATP के मॉलिक्यूल बना देता है और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो ग्लूकोज थी उसके अंदर कौन से थे, उसके अंदर 6 कार्बन जो थे वो शामिल थे, और ये जो 6 कार्बन जो थी जो ग्लूकोज के अंदर थी उन्होंने अब क्या बना दिया है, उन्होंने 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल्स किस चीज के बन गए हैं, पायरुविक एसिड के। एक जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से है और दूसरा जो है वो इस तरह से है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ने 2 मॉलिक्यूल बना दिए हैं पायरुविक एसिड के। ये क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में अभी ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से उसने एनर्जी हमें नहीं दी है। इसके बाद जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 और स्टेप्स जो हैं वो भी होते हैं, और वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो हैं
एक है उसे कहा जाता है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो पायरुविक एसिड है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडेशन के बाद इसके अंदर एक सिट्रिक एसिड साइकिल होता है और एक रेस्पिरेटरी चेन होती है। ये जो तीनों साइकिल्स हैं ये आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तो था मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जो कि उसका फर्स्ट स्टेप है जो आज हमने स्टडी किया है।